नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस यूजुअली एग्जिबिट्स द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अपेंडिसाइटिस वाले रोगी में आमतौर पर निम्नलिखित लक्षण देखे जाते हैं। Pain occurs immediately after eating, heartburn, regurgitation and dysphagia, rebound tenderness at McBurney point, hematemesis or melena. Correct answer is option C, rebound tenderness at McBurney point. तो यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग समझते हैं आमाशय होगा, यहाँ पर नाभि हो गई है, यहाँ से 2/3 भाग की ओर चलने पर यहाँ पर क्या होता है, एक मैकबर्नी पॉइंट होता है। तो अपेंडिक्स की जब अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होगी तो यहाँ पर बहुत तेज दर्द होगा और ये लक्षण होता है कि अपेंडिसाइटिस यहाँ पर कंफर्म है। इस प्रकार से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपेंडिसाइटिस कॉमनली प्रेजेंट्स विद abdominal pain that initially starts near the navel and later shifts to the right lower quadrant. Rebound tenderness at McBurney's point is a classic sign indicating irritation of peritoneum. अपेंडिसाइटिस में दर्द पहले नाभि के आसपास होता है और फिर दाहिने निचले हिस्से में स्थानांतरित हो जाता है। मैकबर्नी पॉइंट पर रिबाउंड टेंडरनेस एक विशिष्ट संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन वॉशिंग राइस देयर इज लॉस ऑफ सेवरल टाइम्स। चावल को बार बार धोने से हानि होती है कि तो किसकी हानि होती है आपको बताना है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 एंड विटामिन B5। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विटामिन B1 की हानि होती है चावल को बार बार धोने से। Vitamin B1, also known as thiamine, is water soluble and present in the outer layers of rice grain. When rice is washed repeatedly or excessively, a significant amount of thiamine is lost with the water. This can lead to a deficiency, especially in populations relying heavily on polished white rice. विटामिन B1, जिसको कि थायमीन भी बोलते हैं, यह जल में घुलनशील विटामिन होता है और चावल के बाहरी सरफेस पे पाया जाता है। जब चावल को बार बार धोया जाता है तो यह विटामिन पानी के साथ बह जाता है, जिससे इसकी कमी हो सकती है, विशेषकर उन लोगों में जो मुख्य रूप से सफेद चावल पर निर्भर रहते हैं, मींस पॉलिश्ड चावल पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, intake during lactation based on a milk protein concentration of 11 ग्राम पर लीटर। मिल्क प्रोटीन सांद्रण 11 ग्राम प्रति लीटर पर आधारित स्तनपान के दौरान ली जाने वाली प्रोटीन की अनुशंसित वृद्धि क्या है। 20 ग्राम पर डे, 5 ग्राम पर डे, 15 ग्राम पर डे एंड 10 ग्राम पर डे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 ग्राम प्रतिदिन ये अनुशंसित वृद्धि होती है प्रोटीन की ड्यूरिंग लैक्टेशन। ड्यूरिंग लैक्टेशन द मदर्स प्रोटीन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस टू कंपनसेट फॉर द प्रोटीन लॉस थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। On average, breast milk contains about 11 grams of protein per liter and a lactating woman secretes approximately 750 ml of milk daily. Hence, an additional 10 grams of protein per day is recommended to meet the needs of both the mother and the infant. Next question. The richest natural source of vitamin A is विटामिन ए का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। एग योक, वाटर, लीवर, मिल्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लीवर। लीवर, especially fish liver oil, is the richest natural source of vitamin A
in the form of retinol. It helps in maintaining good vision, immunity, and cell growth. Other sources like butter, milk, and egg yolk also contain vitamin A, but in smaller amount. Next question. Tenderness, pain at McBurney's point is suggestive of acute cholecystitis, acute pancreatitis, acute appendicitis, acute gastritis. Correct answer is option C, acute appendicitis. मैकबर्नी पॉइंट पर टेंडरनेस या पेन हो तो यह लक्षण होता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस का, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। Acute appendicitis is a medical emergency characterized by sudden severe inflammation of the appendix. It typically involves a painful localized inflammation in the lower right quadrant of the abdomen, often accompanied by nausea, vomiting and fever. यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में अपेंडिक्स यहाँ पर इन्फ्लेम्ड हो गई है और इस प्रकार से यहाँ पर ये मैकबर्नी पॉइंट पर यहाँ पर क्या होगा, दर्द महसूस होता है, टेंडरनेस महसूस होती है, तो यह एक्यूट अपेंडिसाइटिस का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट बेनिफिशियल पर्पज ऑफ ग्रुप थेरेपी इज। समूह चिकित्सा का सबसे लाभकारी उद्देश्य क्या है? कंट्रोल एंजाइटी, चिंता को नियंत्रित करना, टीच सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल सिखाना, टीटर डेविएंट बिहेवियर, विचलित व्यवहार को रोकना, एस्टेब्लिश सपोर्ट सिस्टम, समर्थन प्रणाली स्थापित करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एस्टेब्लिश सपोर्ट सिस्टम। The most beneficial and primary purpose of group therapy is to help individuals feel supported and less isolated by connecting them with others who share similar experiences or struggles. ग्रुप थेरेपी का सबसे मुख्य और लाभकारी उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने जैसे अनुभवों वाले लोगों से जुड़कर स्वयं को अकेला महसूस नहीं करता है। यह एक प्रभावशाली समर्थन प्रणाली प्रदान करती है जो रोगियों को मुकाबला करने की क्षमता, भावनात्मक अभिव्यक्ति और बदलाव की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पाश्चराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पाश्चुरीकरण किसकी एक प्रक्रिया है? क्रिस्टलाइजेशन, रेफ्रिजरेशन, हीटिंग एंड डिसइंफेक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हीटिंग या तापन एक पाश्चराइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं मिल्क को पहले हीट किया जाता है, उसके बाद तुरंत उसको कूलिंग किया जाता है और फिर इसको पैक कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये पाश्चराइजेशन के कारण जो उसमें बैक्टीरिया है वो वहां पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पाश्चराइजेशन इज अ हीटिंग प्रोसेस in which milk or other liquids is heated to a high temperature for a short time and then rapidly cooled. This process kills harmful microorganisms such as bacteria without altering the nutritional value or taste of the milk. तो पाश्चुरीकरण एक हीटिंग प्रोसेस है जिसमें दूध को एक उच्च तापमान तक हीट किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया से जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, जबकि दूध का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वह और स्वाद है वह बना रहता है। यहाँ पर हम लोग इस फिगर के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इस हमारी प्यारी गाय से मिल्क लिया गया है और फिर उसको हीट किया गया है। तुरंत हीट करने के बाद इसको यहाँ ठंडा कर दिया गया और पैक कर दिया गया। तो इसमें जो भी जीवाणु है वो नष्ट हो जाएंगे और मिल्क का ना तो स्वाद खराब होगा और ना ही उसका
न्यूट्रिशन वैल्यू खराब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। A 14-year-old is admitted to your unit following an emergency appendectomy. What is the nurse's goal for the client? एक 14 वर्षीय बच्चे को आपातकालीन अपेंडेक्टमी के बाद आपके यूनिट में भर्ती किया गया है। इस स्थिति में नर्स का लक्ष्य क्या होना चाहिए? पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, patient will experience minimized risk of spread of infection, maintain NG tube decompression until wall motility returns, child demonstrated resolution of peritonitis। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। इस कंडीशन का जो प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकना है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। After an emergency appendectomy, one of the primary nursing goals is to prevent or minimize the risk of post-operative infections, especially peritonitis or wound infection. This includes maintaining aseptic technique, monitoring for fever, wound care, and early mobilization. Other options may be part of care plan, but infection control is the priority. तो अपेंडेक्टमी के बाद क्या होता है? नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य होता है संक्रमण फैलने के जोखिम को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ह्यूमन बॉडी हाउ मेनी मेटाटार्सल बोन्स आर प्रेजेंट? मानव शरीर में कितनी मेटाटार्सल अस्थियां उपस्थित होती हैं? 14, 9, 5, 7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेटाटार्सल हड्डियों की संख्या 5 होती है और 2 पैर होते हैं, तो इस प्रकार से यदि टोटल बोन्स होती हैं तो 10 होंगी। यहां पर ये फिगर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं मेटाटार्सल बोन्स की स्थिति और नंबर कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिलीरुबिन के उपापचय एवं पित्त तंत्र से निष्कासन में यकृत की अयोग्यता कहलाती है। द फेल्योर ऑफ द लीवर इन द मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन थ्रू द बिलियरी सिस्टम इज नोन एज hemolytic jaundice, hepatocellular jaundice, obstructive jaundice, hereditary hyperbilirubinemia. Correct answer is option B, hepatocellular jaundice. जब हेपेटोसाइट्स किसी बीमारी जैसे हेपेटाइटिस, सिरोसिस या टॉक्सिन्स के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ठीक से नहीं होता है, जिसके कारण जो जॉन्डिस होगा उसको क्या बोलेंगे? हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस बोला जाता है। तो इसमें मेनली क्या होता है? यकृत की जो सेल्स होती हैं जिनको हेपेटोसाइट्स कहते हैं, उनके कारण वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है अच्छी तरह से। इसी को हम क्या बोलेंगे? हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस बोलते हैं, क्योंकि बिलीरुबिन फिर क्या हो जाएगा? इसमें स्टोर होता रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा।